प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ मेरे अग्रज, मेरे मेंटोर, गुरु श्री डॉक्टर राजीव मिश्रा जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत आपका। नए दर्शकों के लिए परिचय है सर का। सर पेशे से डॉक्टर हैं, इस समय लंदन में काम करते हैं। साथ में वामपंथ पर इनकी एक किताब है, विषैला वामपंथ, अद्भुत किताब है, बेस्ट सेलर रही है। और जो इनके वीडियोज़ हैं और जो इनका कमांड ओवर दी कंटेक्स्ट, हमारा जो भारतीयता पर जो इनका जो विजन है, इनका जो नज़र है, आई एम अ फैन ऑफ हिज राइटिंग्स एंड हिज व्हाट ही स्पीक्स। सो सर, मोस्ट वेलकम ऑन प्रारब्ध। थैंक यू फॉर गिविंग सो मच ऑफ टाइम। जी, तो दर्शकों, आज का हमारा जो विषय है थोड़ा सा नुआंस्ड विषय है कि जैसे उर्दू है भारत में इसकी उत्पत्ति हुई, नहीं हुई, क्यों की गई, किस कारण से की गई, वो एक अलग बात है। पर जब एक उत्पत्ति हो जाती है तो इसको थोपा जाता है पंजाब, सिंध, कराची, इन सब स्थानों पर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट द्वारा। कश्मीर में थोपा जाता है जहां 1% लोग भी उर्दू नहीं बोलते हैं, तो भाषा से के माध्यम से वहां पर थोपा जाता है। ये काम फिर अब तेलंगाना, तमिलनाडु में भी किया जाता है। आजकल एक रीसेंट कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि तमिलनाडु वाले हिंदी नहीं बोलना चाहते, हिंदी पढ़ना नहीं चाहते, या मराठी, कन्नड़, तेलुगु भी नहीं पढ़ना लिखना चाहते, वो सिर्फ इंग्लिश और तमिल चाहते हैं। तो इंग्लिश का क्या ऐसा एक सर पे हमारे जुनून सवार है, या एक ऐसी भाषाओं का जिनके पीछे एक अजीब सी फोर्सेस है, क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, इस्लाम, उनको वो क्यों, उनको भाषा एक हथियार के रूप में क्यों दिखता है, वो भाषा को हथियार के रूप में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इस पर हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। सर, आपका क्या नजरिया है कि हमारी भाषाओं के साथ कैसे खेला जाता है या हमारे दिमाग से खेला जाता है, चल क्या रहा है? जी, आपने उर्दू और तमिलनाडु की बात की, उस पर मैं एक बात ध्यान दिला दूं। यहाँ पर जितने तमिलनाडु से आए हुए हिंदू हैं, उनको वे हिंदी में उतने कंफर्टेबल नहीं हैं, या हिंदी के प्रति एक थोड़ा सा यह आग्रह रखते हैं कि हम हिंदी क्यों बोलें। शायद यह आग्रह जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाहर निकल गए हैं, उनके बीच में यह आग्रह उतना प्रबल नहीं है, लेकिन इस आग्रह का रेसिड्यूज दिखाई देता है, और यह रेसिड्यू इस फॉर्म में दिखाई देता है कि यदि हिंदी के प्रति दुराग्रह नहीं भी रखते हैं तो हिंदी में बहुत कंफर्टेबल नहीं है, स्वभावतः नहीं है, क्योंकि जिस माहौल में रह रहे थे, जिस वातावरण में रह रहे थे, वहां उन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी, हिंदी के प्रति एक विरोध था। लेकिन यहीं पर रहने वाले तमिलनाडु के किसी मुस्लिम को मैं देखता हूं तो वो फटाफट पाकिस्तान से आए हुए लोगों से दोस्ती कर लेता है और उनके साथ मजे में उर्दू में बात करता है। तो तमिलनाडु का मुस्लिम ठीक ही उर्दू में बात करता है, तमिलनाडु के हिंदू को हिंदी में से शिकायत है कि हम हिंदी तकलीफ है, थोड़ा तकलीफ तकलीफ है। तकलीफ है। जी, तो यह तो खैर भाषाई राजनीति की बात हुई, लेकिन भाषा राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राज्य की अपनी भाषा होती है, राजकाज की अपनी भाषा होती है। जो लोग शासन के नजदीक रहना चाहते हैं वे उस भाषा को सीखना चाहते हैं जिसमें राजकाज हो रहा है। एक समय में फारसी भारत की राजकाज की भाषा थी, पढ़े लिखे लोग फारसी सीखते थे। एक समय अवश्य संस्कृत रही होगी, जैसा कि हमें बताया गया कि संस्कृत भारत में, मुझे नहीं पता इसमें सच्चाई है या नहीं, कि संस्कृत भारत में सामान्य जन के लोक व्यवहार की भाषा नहीं थी, यह हमारे वामपंथी इतिहासकार कहते हैं। और चूंकि इतिहासकार वामपंथी हैं तो मुझ में एक टेंडेंसी है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसको मैं विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ही लेता हूं। लेकिन यह हमने सुना है कि संस्कृत राजकाज की भाषा थी किंतु लोक व्यवहार की भाषा नहीं थी। संभव भी है बाद में पढ़े लिखे लोगों की भाषा जब भारत में इस्लामिक शासन आया तो फारसी हो गई। उर्दू कहते थे कि सिखाई तो फारसी जाती है, उर्दू गलवे में आती है, यह हमने प्रेमचंद की कहानी में पढ़ा है। और फिर बाद में अंग्रेजी को वही स्थान प्राप्त हुआ जो कि अंग्रेजी राजकाज की भाषा बनी। लेकिन अंग्रेजी ने एक और काम किया, अंग्रेजी एक दुनिया की लिंगुआ फ्रांका बनी, और अंग्रेजी सीखने के जो फायदे हैं वे ग्लोबल हैं।
दिक्कत क्या है, समस्या क्या है कि अंग्रेजी सीखने के फायदों को हिंदी नहीं जानने के फायदों से इक्वेट कर दिया जाता है कि अंग्रेजी जानना जितने गर्व की बात होती है, हिंदी नहीं जानना उतने ही गर्व की बात समझी जाती है एक वर्ग विशेष में। तो भाषा का सत्ता से बहुत क्लोज संबंध है और यह हमेशा की बात है, यह एक यूनिवर्सल बात है। दुनिया में हर जगह जहां कहीं भी शासक की भाषा जनता की भाषा से अलग होती है, वहां पर जनता के बीच से जो वर्ग शासक वर्ग के नजदीक रहना चाहता है वह शासक की भाषा सीखता है। चाहे रोमन काल में रोमन भाषा रही हो, चाहे यूरोप में, पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देशों में, चेकोस्लोवाकिया वगैरह में जर्मनी जानने वालों को विशेष एडवांटेज था। वहां पर जो लोग जर्मन जानते थे, जिन लोगों ने जर्मन भाषा पढ़ी, उन्हें एडवांटेज रहा। तो यह एडवांटेज सत्ता के सेंस में भी है और रियल भी है। मैं कहूंगा अंग्रेजी जानने के क्लियर कट फायदे हैं, मुझे तो है क्लियरली, क्योंकि मेडिकल साइंस की पढ़ाई अंग्रेजी में है। जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया तो मेरे बहुत सारे मित्र थे जिनका अंग्रेजी में हाथ तंग था। मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, लेकिन कुछ ऐसी कृपा रही कि मुझे हिंदी से अंग्रेजी में स्विच ओवर करने में अधिक श्रम लगा नहीं, या जो भी श्रम चाहिए था मैंने लगाया, क्योंकि मुझे साहित्य का शौक था। तो अंग्रेजी का साहित्य पढ़ते पढ़ते मैं हिंदी से अंग्रेजी में कब शिफ्ट हो गया मुझे खुद भी पता नहीं चला, और इसका फायदा मुझे हुआ कि मुझे मेडिकल की किताबें पढ़ने में उतनी समस्या नहीं हुई जितने हमारे साथ के कुछ मित्रों को हुई। तो भाषा सिर्फ सत्ता की भाषा नहीं है, ज्ञान की भाषा है। यहां पर प्रश्न आता है कि ज्ञान और सत्ता में क्या संबंध है। मैं आपके विचार लेना चाहूंगा इसमें। सर, ज्ञान और सत्ता में एक तो जो सत्ताधारी है वो यह तय करता है कि ज्ञान किस भाषा में दिया जाएगा, और जैसे भाषा तय करता है तो जानता है कि मुझे किसको देना है, कितना देना है। जी। अब यह, और मैं ये देखता हूं कि ये जो द्वंद है ये सिर्फ भारत में पाया जाता है। अब हम जब बात करते हैं संक्रांत सानू जी की, उनके कुछ वीडियोस में भाषा तो कहते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट में दुनिया भर से लोगों को रिक्रूट करते थे, कोडर्स को और सबको। तो चूंकि वो हर भाषा के लोगों से डील करते थे, वो कहते थे कि भैया रशियन जो है रशियन में कोडिंग करता है, चाइनीज में कोडिंग करता है, कोरियन में कोडिंग कर रहा है, जापानीज में, इजरायली हिब्रू में। और बस भारतीय के साथ एक समस्या है कि वो अंग्रेजी में कोडिंग करता है, उसको लगता है कोडिंग सिर्फ अंग्रेजी में होती है और किसी भाषा में नहीं होती। ऐसा नहीं। उन्होंने यह कहा कि भारतीयों से ज्यादा अच्छे कोडर्स उन लोगों को देखा जो अपनी भाषा में करते थे। तो वो जो आपने कहा, जो आपके मित्र लोग हो सकता है एक बेहतर डॉक्टर होते, या बेहतर ज्ञानवान लोग हैं, उनकी क्षमताओं में, उनके इंसानी क्षमताओं में कमी नहीं है, पर रिस्ट्रिक्शन आता है, बॉटलनेक बनती है इंग्लिश फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया। भारत में 95% लोगों को अंग्रेजी की जरूरत ही नहीं है। 95% अपना जीवन जो है अपने समानार्थी, अपने आसपास के लोगों से ही डील करते हैं। प्लस यदि भारत में, जैसे बात हो रही थी सर, विवेकानंद जी पूरा भारत ट्रेवल किए, तब अंग्रेजी का इतना प्रादुर्भाव नहीं था। आदि शंकर पूरा भारत चल दिए, 4 जगह मठ स्थापित कर दिए, और उसके अलावा चाणक्य भी चल रहे थे, तक्षशिला से मगध तक आ रहे थे। आज भी वही कहानी है जो पहले की 2 कोस पर बदले पानी, 5 कोस पर बानी। तो कहाँ किसको समस्या हुई, और जितनी लैंग्वेजेस की रिटन फॉर्म वर्ड्स हम देखते हैं उसमें संस्कृत के शब्द तमिल, मराठी, तेलुगु, बांग्ला, उड़िया, हिंदी, सब जगह हिंदी भी, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, सब जगह कश्मीर की जो शारदा लैंग्वेज है, सब में सदैव संस्कृत के शब्द रहे हैं। आज उर्दू में भी सर बहुत सारे शब्द पाए जाते हैं। तो पॉइंट इसकी एक रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर। अंग्रेजी के साथ ये हुआ कि एस्पिरेशन की भाषा हो गई। एडवांटेज इसलिए क्योंकि अमेरिका अंग्रेजी बोलता है। यदि ब्रंजे भाई हैं, आप जानते हैं, वो फ्रांस जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, वहां कहते हैं कि कोई अंग्रेजी बोलना सुनना नहीं चाहता है, जर्मन कम डेवलप्ड है या फ्रांस कम डेवलप्ड है, और वो अपने आप को अंग्रेज से कम नहीं समझता है, सही समझता है। जब अब ठीक है, भाषा पर गर्व अपनी जगह है, कम्युनिकेशन अपनी जगह है सर।
कल अतातुर्क पाशा ने तुर्की भाषा रिवाइव की, इजरायलियों ने हिब्रू भाषा रिवाइव की 2000 साल पुरानी की। जो होगा हमारी भाषा में होगा, डेवलप करके फिर। जबकि वो कहाँ से आ रहे थे, कोई जर्मन से आ रहा है, कोई पूरे यूरोप से भाग के आ रहे हैं, कहाँ से दुनिया से भर से भाग के आ रहे हैं। और उनके लिए क्या मुश्किल था कि घुसते ही इजराइल में 7 देश उन पे टूट पड़े, और उसके बाद पहला ये निर्णय कि नहीं यार पहले भाषा अपनी सीखेंगे। कहाँ जीवन के सर्वाइवल के लिए शरीर पर वार हो रहे हैं, और वो कह रहे नहीं पहले भाषा। और आज उस भाषा के देखिए, इजराइल से बड़ी टेक्नोलॉजीज किसके पास है। हमारा आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस करते हैं, मैक्सिमम वही हो रखे, टाइप सी, टाइप ए, यूएसबी, दिस दैट व्हाट नॉट, कोडिंग, दुनिया भर की जो ट्रैवल है, वॉट एवर दे डू, फाइन। पानी पे बहुत अच्छा काम है उनका। तो हमारे यहाँ एक जो जबरदस्त, एक ये हमारे एक अंदर की मानसिकता, हीन भावना है, कुछ भी जैसे जैसे उसमें हिंदी और अंग्रेजी भी है। दिल्ली है, मुंबई है, उनको लगता है कि वो देश में नहीं है, वो देश के ऊपर है। जैसे एक पेपर पे पेपर वेट रख दिया जाता है, वैसे दिल्ली और मुंबई सोचते हैं देश के बारे में कि हम दबा के रखेंगे, हम चलाएंगे तो चलेगा, नहीं तो ऐसी की तैसी। जबकि दिल्ली मुंबई के लोग भारत में कहीं किसी और 7 दिन से ज्यादा रह नहीं सकते, उनके बस का नहीं। लेकिन वो भारत को चलाना चाहते हैं अंग्रेजी में, माइंड इट। राम जन्मभूमि का फैसला हाईकोर्ट में 2009 में आया था। 2014 में पहली बार जाके सुप्रीम कोर्ट ने उसकी परतें पलटी जब मोदी की सरकार आई, और पहली शर्त क्या लगाई कि सारे के सारे 80,000 पेज हमको अंग्रेजी में चाहिए, फारसी संस्कृत सब हटाइए, हमको ट्रांसलेट करके दीजिए। अखिलेश यादव ने 3 साल तक फिर मामला लटका रहा। कहाँ राम जन्मभूमि का मामला अटका, किस लिए कि भैया पेपर जो अंग्रेजी में नहीं है। आप सोचिए तो क्या हो रहा है हमारे साथ, भाषा के चक्कर में क्या हो रहा है। वो तो योगी जी कि उन्होंने 3 महीने के अंदर सब ट्रांसलेट करा के दिया, तब केस सुप्रीम कोर्ट में चलना चाहता। तो ये जो भाषा का आधिपत्य है सर, ये समस्या है, ज्ञान समस्या नहीं है। भाषा का जो आधिपत्य है, अंग्रेजी, उर्दू, कितने लोग बोलते हैं उर्दू, पर एक आदमी शायरी हो भाई साहब, यही इंटेलेक्चुअल है। जावेद अख्तर ही इंटेलेक्चुअल है, भले ही कितना लीचड़ या कितना 2 कौड़ी का आदमी हो, डजंट मैटर। मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं जानता हूँ सर किस प्रकार के लोग उर्दू बोलते हैं, उनकी क्या व्यवहार। उर्दू में शेर व शायरी उनके घरों में होती है, नशिस्तें में लगता है वाह क्या इंटेलेक्चुअल है। लालू के जीतने पे उनको बड़ी खुशी होती है। अब ऐसे लोग का आप क्या करेंगे। लालू के जीतने पे ढोल नगाड़े सुने सर मैंने ऐसे लोगों के यहाँ पे, लालू तेजस्वी के सीएम बनने पे, या 2015 में जो जीत हुई थी, और दे आर फॉर दोज पीपल ओनली। तो भाषा के बारे ये इनका भाषा के प्रति, और ये भाषा रख के बाकी जनता पर हुकूमत का जो कार्यक्रम करते हैं। जश्न रेख्ता में ये तारिक फतेह को पीट सकते हैं। दिल्ली के जश्न रेख्ता फेस्टिवल में रेख्ता, ओहो, लगता है कि पूरी उर्दू बह रही है, पाकिस्तान से ज्यादा वहां बह रही है। लेकिन तारिक फतेह को पीटेंगे क्योंकि वो कुछ ऐसी बात कहता है जो हमें चुभ जाती है। तो ये जो भाषा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है सर, इस पे मैं जानना चाहता हूँ कि जनता के ऊपर और नीचे कैसे ये लोग कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक आदमी एक भाषा। दिलीप कुमार की हिम्मत लता मंगेशकर को कह दे कि आपका उर्दू का तलफ्फुज ठीक नहीं है, आप जाइए पहले सीख के। तो लता मंगेशकर पलट के बोल देती तुम पहले जाओ सारेगामा पाधानी से सीख के जाओ, चलो यहाँ से, कह सकती थी। जी पर वो हिंदू थी तो उनका बड़प्पन था, मुसलमान थे तो बदतमीज थे सर। जी, भाषा के बारे में मैं स्लाइटली थोड़ा सा अलग अप्रोच रखता हूं जी। पहला कि अंग्रेजी में जो ज्ञान अवेलेबल है, उपलब्ध है। पहला मेरा भाषा के प्रति अप्रोच थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसी कृपा रही कि मुझे समस्या नहीं हुई। मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समान रूप से सहज हूं। मैं चाहूं तो सारा दिन मेरा अंग्रेजी बोलते बीतता है, और मैं चाहूं तो यहां बैठकर बिना अंग्रेजी का एक शब्द प्रयोग किए आराम से घंटे भर शुद्ध हिंदी में बात कर सकता हूं। मैं चूज करता हूं कि मैं शुद्ध हिंदी में, इतनी शुद्ध हिंदी में बात ना करूं कि विषय से अधिक महत्व की बात भाषा की शुद्धता हो जाए। तो इसलिए मैं जानबूझकर सामान्य रूप से जिन शब्दों को हिंदी भाषा में अंग्रेजी के जो शब्द आ गए हैं और स्वीकार कर लिए गए हैं, मैं उनका प्रयोग जानबूझकर सहज रूप से करता हूं। क्योंकि भाषा के रिच होने की, भाषा की धनी होने का एक तरीका है
कि आप अन्य भाषाओं के शब्द लें, अंग्रेजी भी लेता है, दूसरी भाषाओं के शब्द, गुरु से लेकर डकैत तक सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, जंगल से लेकर लूट तक सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो इसलिए मैं आने सर एक देता और हूँ। शब्द है, वो जी, कर्म को जब कर्मा बोलते हैं तो अपने कर्मा कंटेक्स्ट में बोल, लेकर जाते हैं कि हाँ, कर्मा इज अ बिच, हाँ, यूजिंग तो दैट वर्ड बट इन अ वेरी डिफरेंट कंटेक्स्ट ऑल टुगेदर। बट दे डू पिक कर्मा, हम्म कर्मा, निर्वाणा, धर्मा, हम्म ये सारे शब्दों को वे अलग अलग रूप में बोलते हैं। योगा, मैं भाषा की प्रतिद्वंदिता में मैं नहीं पढ़ना चाहता। हम्म मैं पहली बात कहता हूं, भाषा की प्रतिद्वंदिता में पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। अपनी भाषा सीखें, दूसरी भाषाएं भी सीखें, क्योंकि ट्रांसलेशन में कुछ है जो गुम हो जाता है। अगर मैं प्रतीक्षा करूं कि कोई थॉमस सॉवेल को हिंदी में अनुवाद करेगा तभी मैं पढ़ूंगा, तो मैं एक वर्ल्ड व्यू से वंचित रह जाता हूं। अगर मैं सोचूं कि भाई भारत में हिंदी में फ्रेडरिक हायक की किताबों का अनुवाद नहीं हुआ है, तो मैं फ्रेडरिक हायक के विचारों से तब तक परिचित नहीं होऊंगा जब तक कोई उनका अनुवाद नहीं कर देता। अनुवाद करने वाले को भी भाषा सीखनी पड़ेगी। अगर आप जितने अधिक नॉलेज को, जितने अधिक ज्ञान को आप उसके मूल रूप में पाएंगे, उतना आप संपन्न होंगे बौद्धिक रूप से। तो भाषा के और लोगों के बौद्धिक रूप से संपन्न होने के लिए अधिक से अधिक भाषाएं जानना आवश्यक है, लाभकारी है, और उसकी प्रतिद्वंदिता में पढ़ने का मैं लाभ नहीं देखता। इसलिए मैं लिंग्विस्टिक जिंगोइज्म, अंग्रेजी का शब्द प्रयोग करूंगा, हिंदी का एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट शब्द मेरे पास नहीं है इस शब्द का, क्योंकि मैंने जिंगोइज्म भाषा ही दुराग्रह, ऑफ कोर्स। तो लिंग्विस्टिक जिंगोइज्म के फेरे में मैं नहीं पढ़ता। जो बात मेरे दिमाग में हिंदी में आती है मैं हिंदी में बोलता हूँ, जो बात मेरे दिमाग में अंग्रेजी में आती है मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ। अब मैं अपनी अगर दादी नानी से बात करता तो ऑफकोर्स मुझे हिंदी के शब्द खोजने पड़ते। मेरे बच्चों को समस्या होती है जब वो गाँव घर जाते हैं और अपनी दादी से बात करते हैं तो उन्हें सोचना पड़ता है कि कौन सा शब्द कहें, तो उनकी समस्या है हिंदी नहीं जानना। लेकिन मैं एक बहुत महत्व की बात पर आना चाहता हूँ, क्यों भाषा लोगों के माइंड को कंट्रोल करती है। मैं जल्दी से इस विषय पर आना चाहता हूँ। मैंने देखा है, मेरी स्पेशलिटी है स्ट्रोक मेडिसिन। ब्रेन में जो स्ट्रोक होता है वो एक अलग स्पेशलिटी है, और मैं उसमें एक चीज देखता हूं कि जब किसी के ब्रेन के लेफ्ट साइड में स्ट्रोक होता है, उसका राइट साइड पैरालाइज होता है, अगर स्ट्रोक बड़ा होता है तो वे अपनी लैंग्वेज लूज कर देते हैं। कुछ लोग अपनी लैंग्वेज लूज कर देते हैं, वे बोल नहीं पाते जो वे सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन वे इशारों से या कैसे भी कम्युनिकेट कर पाते हैं या आपकी बात समझ लेते हैं। जिनके दिमाग में स्ट्रोक और बड़ा होता है या दूसरे एरिया में होता है, वे यह क्षमता भी लूज कर देते हैं, खो देते हैं, कि वे सुन के समझ नहीं पाते। वह बड़ी दुखद स्थिति होती है जब एक ऐसा स्ट्रोक होता है जब आदमी को रिसेप्टिव डिस्फेजिया हो जाता है, उसे बात समझ में ही नहीं आती, उसके लिए भाषा नष्ट हो जाती है। आप कभी ऐसे एक व्यक्ति को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ह्यूमन कॉग्निशन में भाषा का क्या स्थान है। उन्हें द वर्ल्ड डजंट मेक सेंस टू देम। तब उनके सामने यह नहीं होता कि उन्हें हिंदी नहीं आती और अंग्रेजी आती है, या जर्मन है तो जर्मन जानते हैं और अंग्रेजी भूल गए। भाषा नष्ट हो जाती है। उनके सामने चाय का कप पड़ा होता है या उन्हें चाय चाहिए होती है और उन्हें समझ में नहीं आता कि वे कैसे कहें कि उन्हें चाय चाहिए। सर उनके परिजन एक शब्द सुनने के लिए तरस जाते हैं। उन शब्द सुनते हैं, उनको नन ऑफ इट मेक्स सेंस टू देम। और कई बार क्या होता है कि वे बोल रहे होते हैं, फ्लुएंटली बोलते हैं, उनके शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। वो सारे शब्द हैं उनके माइंड में और वो बोल रहे हैं, लेकिन उनका एसोसिएशन रियलिटी से नहीं होता। तो कुछ बोलना है, कुछ बोल रहे हैं, फ्लुएंट है जी, आप सुनेंगे तो वो बात कर रहे हैं, बात करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी बात का कोई अर्थ नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं। तो यह जो स्थिति होती है ह्यूमन की, जब आप यह स्थिति देखते हैं तब आपको एक बात समझ में आती है कि ह्यूमन कॉग्निशन में लैंग्वेज का, भाषा का क्या स्थान है। आदमी सब ह्यूमन हो जाता है। तो यहां पर थोड़ी सी इवोल्यूशन की बात करेंगे। ह्यूमन बीइंग्स के पास दूसरे जानवरों से क्या अलग है? ह्यूमन बीइंग्स के पास दूसरे जानवरों से दो चीजें अलग हैं।
हम रैशनल हो सकते हैं, हम चाहें तो हम रैशनल हो सकते हैं, और बिना रैशनल हुए एग्जिस्टेंस हमारा संभव नहीं है, क्योंकि हम इंस्टिंक्ट के नहीं बने हैं। यदि हम चाहें, प्रयास करें कि हम सिर्फ अपनी भावनाओं के बल पर चलेंगे, तो हम नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हम इंस्टिंक्ट्स हमारे कमजोर हैं। हम ना बंदर से तेज पेड़ पे चढ़ सकते हैं, न बाघ से ताकतवर है, न हिरन की तरह भाग सकते हैं, न पानी में मछली की तरह मगरमच्छ से तेज तैर सकते हैं, न चिड़िया की तरह उड़ सकते हैं। हमारे पास कोई इंस्टिंक्ट नहीं मिला है। हम धरती पर रहने वाले सबसे कमजोर, सबसे स्लो जंतुओं में से एक है। हमारे पास सिर्फ एक इंस्टिंक्ट है, एक चीज हमें मिली है, हम सोच के, समझ के, रैशनली चीजों को एनालाइज करके उसके अनुसार निर्णय ले सकते हैं। और उसके लिए जो नॉलेज चाहिए, उसके लिए जो कॉग्निशन चाहिए, जो एसोसिएशन चाहिए एक बात से दूसरी बात का, जब तक हमारे पास भाषा है, चाहे जो भी भाषा हो, अंग्रेजी हो या हिंदी हो, भोजपुरी हो, अवधी हो, जो भी भाषा हो, जब तक हमारे पास भाषा नाम का टूल है, हमारे पास यह एसोसिएशन है। जो भाषाएं रिच हैं, अधिक समृद्ध हैं, उनके पास क्या एडवांटेज है? उनके पास अधिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कि बर्फ के लिए हमारे पास एक शब्द आता है उर्दू में, अरबी में, फारसी में, बर्फ। हर तरह की बर्फ बर्फ है। हिंदी में हिम आता है, तुषार आता है, अलग अलग शब्द आते हैं। 50 से अधिक शब्द हैं स्कैंडिनेवियन शब्दों में जो बर्फ के अलग अलग रूपों को डिफाइन करते हैं स्कैंडिनेवियन भाषाओं में, क्योंकि उनकी संस्कृति का अनुभव बर्फ के साथ कई तरह का है। तो वे, उनके पास बहुत सारे शब्द हैं जो बर्फ के अलग अलग रूप को डिफाइन करते हैं। उनके अरबी में क्या होगा, हो सकता है कि रेत के अलग अलग शब्द। तो जो यहां तो फिजिकल चीजों की बात है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ बारिश के अलग अलग शब्द, झींसी है जी, बहुत 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 महीन बूंदें पड़ती हैं हल्की हल्की फुहारों के साथ। मूसलाधार है जब बहुत कस के बारिश होती है। बाकी 5-6 शब्द और हैं इस प्रकार से। जी, सही कह रहे हैं। जो जैसा अनुभव करता है। बहते हुए जल के अलग शब्द हैं, आकाश के कितने शब्द हैं। तो भाषाओं के साथ क्या है कि भाषाएं ग्रो करती हैं, वे एक्सपीरियंस, सिविलाइजेशनल एक्सपीरियंस को अपने भीतर रखती हैं। और चाहे कोई भी भाषा, वह क्या करती है, वह हमारी रैशनलिटी की भाषा है, वह हमारे एक्सपीरियंस को, ऑब्जर्वेशंस को और रैशनल डिसीजन मेकिंग को कंबाइन करने की भाषा है। भाषाएं अगर रिच होंगी तो उनमें क्या होगा कि उनमें अधिक क्षमता होगी, नए सारे, बहुत सारे कंसेप्ट्स होंगे, जो हो सकता है कि दूसरी भाषाओं में वे कंसेप्ट्स ना हो। ठीक है, जैसे कि इंडिपेंडेंस और फ्रीडम अलग अलग कंसेप्ट्स हैं थोड़े से। ठीक है, तो बहुत सारे इस तरह के कंसेप्ट्स हैं जो कि आप लैंग्वेज अपने अंदर कंटेन करते हैं, और उनके लिए भाषा की आवश्यकता होती है। लोअर लेवल ऑफ कंसेप्ट हो सकता है जानवर के पास भी हो, जानवर को भी पता है कि पानी क्या है, भोजन क्या है। ठीक है, हमारा बच्चा कौन है, हमको किसके से लड़ना है, किससे बचना है, ये जानवर को भी पता है बिना भाषा के। लेकिन हायर लेवल ऑफ कंसेप्ट्स के लिए हमें भाषा चाहिए, उनके बिना हम जानवरों की तरह हैं। और क्यों है जानवरों की तरह? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो है अपने लाइफ टाइम के नॉलेज पे नहीं सर्वाइव करता, हम कल्चर पे सर्वाइव करते हैं। मनुष्य जो है कल्चर का बना हुआ है। मनुष्य सिर्फ इंस्टिंक्ट का बना हुआ नहीं है, मनुष्य सिर्फ जेनेटिक्स का बना हुआ नहीं है। घोड़े के अंदर एबिलिटी है तेज भागने की, वह जेनेटिक है। ठीक है, बंदर के अंदर छलांग लगाने की एबिलिटी जेनेटिक है। ह्यूमन के अंदर रैशनलिटी की जो क्षमता है वह जेनेटिक नहीं है, वह कल्चरल है। हम कल्चर के माध्यम से हमारे पास नॉलेज एक्यूमुलेट होता है, और नॉलेज को एक्यूमुलेट करने और ट्रांसमिट करने, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करने का माध्यम भाषा है। आपने सर बड़े सुंदर शब्दों में भाषा को जो व्याख्यात किया है, मतलब उसकी व्याख्या दी है, अद्भुत है। पर मैं एक लेवल आगे जाना चाहता हूँ। ये भाषा की जरूरत तो आपने बता दी कि हमारे लिए क्या है,
पर एक समाज जो दूसरी भाषा बोलता है, जी वह जब अपनी भाषा लेकर मेरे समाज पर आता है और उस अपनी भाषा को मेरे समाज को नीचा दिखाने के लिए या मेरे समाज को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो किस साइकी से खेल। आपने स्ट्रोक वाली बात बताई, मुझे लगता है कहीं 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 कुछ जो है बात जुड़ती हुई नजर आती है। आप सर थोड़ा एक्सप्लेन करें कि दूसरा समाज भाषा के, हमारी भाषा के साथ या अपनी भाषा के साथ कैसे उसको जो है एक हायरार्की में फिट करता है, फॉर व्हाट पर्पस। जी, आप इसको आप दूसरी दो भाषाओं के द्वंद्व के रूप में देख रहे हैं। पूरे इंग्लैंड में दो भाषाएं नहीं बोली जाती, एक ही भाषा बोली जाती है, वेल्श बोली नहीं, जाती है। भाषाओं का द्वंद्व नहीं सर, सामाजिक मानसिकता, वो क्या कर मैं रहा आ रहा है। हूं जी सर जी। तो भाषा का कंट्रोल जो है ह्यूमन माइंड के कंट्रोल के लिए बहुत क्रूशियल है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में अंग्रेजी भाषा ने हिंदी भाषा को कंट्रोल किया है, ठीक है। लेकिन आप जॉर्ज ऑरवेल को पढ़ेंगे, जॉर्ज ऑरवेल जब 1984 बुक में लिखते हैं, वो दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं करते, वे अंग्रेजी भाषा की ही बात कर रहे हैं। पर भाषा का कंट्रोल सत्ता हमेशा करती है। भारत के केस में क्या करती है कि एक दूसरी भाषा को लेकर आती है और दूसरी भाषा को हमारे ऊपर वैसे का वैसा थोप देती है। तो 95% लोग जो अंग्रेजी में कमजोर हैं, वे अपने आप उन्हें समझ में आता है कि भाई आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस कन्वर्सेशन। ये जो बात चल रही है, ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, आपने उससे 95% लोगों को बाहर कर दिया। जब आपने न्याय से 95% लोगों को बाहर कर दिया, जब आपने कहा कि न्याय तभी मिलेगा जब आपके तर्क अंग्रेजी में सुने जाएंगे, तो आप आश्रित हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्याय तभी मिलेगा जब आप अपने तर्क और अपने साक्ष्य अंग्रेजी में प्रस्तुत करेंगे। तो हिंदी भाषा के तौर पर आपको न्याय मांगने का अधिकार से वंचित कर दिया गया। आपको अंग्रेजी आएगी तभी आपको न्याय मिलेगा, नहीं तो आपकी बात सुनी ही नहीं जाएगी। तो भारत के केस में लैंग्वेज को यूज किया गया लोगों को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ऑर्वेलियन वर्ल्ड में क्या किया गया कि नए लैंग्वेज बनाए गए। मिनिस्ट्री ऑफ वॉर को वॉर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पीस बनाया गया। कोर्ट में अभी भी यहां पर जब सजा दी जाती है तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस बोलते हैं, एमओजे बोलते हैं। या बहुत सारा लगातार भाषा के साथ प्रयोग किए जा रहे हैं। भाषा के साथ जो लगातार वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रयोग किए जा रहे हैं, अपनी ही भाषा अंग्रेजी उनके हाथ से निकल जाती है। आप एक समय में अश्वेत लोगों को निग्रो बोला जाता था, अब आप निग्रो नहीं बोल सकते, ठीक है। अब आप उनको बोलते हैं ब्लैक, अब आप ब्लैक भी नहीं बोल सकते, उनको आप पर्सन ऑफ कलर बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं, जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी से जुड़े हुए बहुत सारे शब्द या इस तरह के चीज जो बोले जाते हैं। सर अब आपकी इस बात से मैं सॉरी मैं इंटरप्ट करना चाहता हूँ। बहुत रिसेंट उदाहरण मेरे सामने मतलब मुझे याद है 11-12 साल पहले सिविल सोसाइटी के नाम पर द मोस्ट नॉन सिविल पीपल वेयर सर्व टू अस इन द फॉर्म ऑफ केजरीवाल, योगेंद्र यादव एंड ऑल द इल्क्स। ये लोग सिविल सोसाइटी से हैं और सिविल सोसाइटी जो है अब भारत को न्याय दिलाएगी, लोकपाल लाएगी और पता नहीं क्या क्या करेगी। और सबसे ज्यादा वाहियात और सबसे ज्यादा क्रूर लोग हमारे सर पर थोप दिए गए मीडिया के द्वारा। लेकिन उनकी शूटिंग बड़ी अच्छी की गई कि भैया ये तो सिविल सोसाइटी के हैं। हाँ, ये लिबरल है, सिविल सोसाइटी लिबरल उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण है लिबरल। ये लिखते हैं, इनकी किताब है लिबरलिज्म, वॉन माइसेस की। लिखते हैं वॉन माइसेस कि दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय तब हुआ जब वामपंथियों ने, घोर दुनिया के सबसे असहिष्णु लोगों ने लिबरल शब्द को पे कब्जा जमा लिया। नाउ दे आर कॉल्ड लिबरल। जो पॉलिटिकल करेक्टनेस की बात करते हैं, पॉलिटिकल करेक्टनेस का मतलब क्या हुआ, आप वह बात कह ही नहीं सकते जिससे वे असहमत हैं, वह बात इलेजिटिमेट है, कही नहीं जा सकती। तो उन्होंने सेंसरशिप को क्या नाम दिया है, सेंसरशिप को कहा है डिस इन्फॉर्मेशन के नाम पर वे सेंसरशिप लागू करते हैं कि आप डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। एक वर्ड आजकल बहुत प्रयोग होता है डिस इन्फॉर्मेशन, यानी जिससे वे एग्री करते हैं वह इंफॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन हो गया। फिर एक बात कही जाती है हेट स्पीच के नाम पर सेंसरशिप लगाई जाती है। आप कुछ भी कहेंगे वो हेट स्पीच है।
तो हेट स्पीच के नाम पर आपके बोलने का अधिकार आपसे, जब तक उन्हें अपनी बात बोलनी थी वे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते थे, लेकिन जब आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है जिससे वे डिसएग्री करते हैं तो वह आपको हेट स्पीच कहा जाता है। तो आपने जो सर विषय उठाया है, इस्लामोफोबिया इसका इस्लामोफोबिया बहुत अच्छा उदाहरण है। आप हम्म, इस्लाम शब्द की व्याख्या कर ही नहीं सकते। इस्लाम के वैचारिक दोषों की तो क्या आप इस्लाम की वैचारिक व्याख्या नहीं कर सकते इस्लामोफोबिया के ट्रैप में पड़े बिना। तो यहां समस्या क्या हो रही है, आपने जो बात उठाई है आप उसको ध्यान से देखें। मैं क्यों उसको लिंग्विस्टिक जिंगोइज्म से बचना चाहता हूं, क्योंकि आपने सोचा कि एक भाषा दूसरी भाषा के ऊपर कंट्रोल कर रही है। जरूरी नहीं है, भारत में एक भाषा दूसरी भाषा को कंट्रोल कर रही है, पर जिस देश में एक ही भाषा बोली जाती है वहां भी भाषा का प्रयोग लोगों को कंट्रोल करने के लिए होता है। और आप क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, क्या बोलना अलाउड है, क्या बोलना नहीं अलाउड है, इसका प्रयोग बहुत महीन भाषाई मैनिपुलेशन से किया गया है। कितने सारे शब्द हैं जो अब बोले ही नहीं जा सकते। लिस्ट है, ऑफेंसिव वर्ड्स की एक लिस्ट है, हमें वो लिस्ट लेकर आना चाहिए था आज हम बात कर रहे हैं तो, कि कौन कौन से शब्द नहीं बोले जाने हैं। एक लिस्ट है, जैसे कि मदर को आजकल मदर नहीं बोला जाता है, बर्थिंग पर्सन बोला जाता है। ठीक है, मदर नहीं बोला जाता, बर्थिंग पर्सन। अमेरिका में बर्थिंग पर्सन, वो क्योंकि वो मदर है कि फादर है। जेंडर आइडियोलॉजी पूरी की पूरी भाषा के मैनिपुलेशन से चल रही है। हमारे समय में जेंडर क्या था, जेंडर और सेक्स एक ही बात थी। सेक्स शब्द के लिए एक फॉर्मल एक्सप्रेशन था, उसको जेंडर कहते थे। जेंडर और सेक्स में कोई अंतर नहीं था। अब जेंडर और सेक्स दो अलग अलग शब्दों की तरह से प्रयोग किए जाते हैं। आपके प्रोनाउंस क्या है सर? जी हाँ, आपके प्रोनाउंस क्या है? प्रोनाउंस क्या है? तो मैंने इस पर बहुत अच्छा कह रखा है, डोंट आस्क मी माय प्रोनाउंस, आई डोंट केयर अबाउट योर प्रोनाउंस, टेल मी योर एडजेक्टिव्स। तो मेरा एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। कंटेक्स्ट ये है कि आजकल जो अपने आप को जो है तो लड़का लेकिन फील करते हैं लड़की, तो वो दुनिया को कहते हैं कि भैया मुझे हिम और ही मत बुलाओ या शी मत बुलाओ, दे देम बुलाओ, नहीं तो मैं ऑफेंड हो जाएंगे कि आप उनको। जी, तो यह जो जेंडर आइडियोलॉजी पूरी की पूरी चल रही है, तो यह कैसे शुरू हुई? जेंडर शब्द की नई व्याख्या करने से। उन्होंने कहा कि आपका सेक्स बायोलॉजिकल सेक्स है और जेंडर क्या है, तो जेंडर जो भी आप मानते हैं, जो भी आप फील करते हैं वह जेंडर है। यह बात आज से 30 साल 40 साल पहले एब्सर्ड मानी जाती, लेकिन भाषा के अंदर इन्होंने एक शब्द को उठाया, उस शब्द की नई व्याख्या की और अब ऐसा बना दिया कि आप इस व्याख्या पर प्रश्न नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि यह व्याख्या एब्सर्ड है, क्योंकि आपके मानने या नहीं मानने पे रियलिटी डिपेंड नहीं करती। तो यहां पर क्या है कि नॉलेज का टूल लैंग्वेज है। लैंग्वेज को कंट्रोल करने से आप नॉलेज को कंट्रोल करते हैं। नॉलेज को कंट्रोल करने से आपके डिसीजन मेकिंग पावर कंट्रोल होते हैं, क्योंकि आपको डिसीजन के लिए लैंग्वेज नॉलेज चाहिए, अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए नॉलेज चाहिए, डिसीजन लेने के लिए नॉलेज चाहिए, दूसरों को अपने डिसीजन लेने के लिए नॉलेज चाहिए। आपका डिसीजन सही होगा या गलत होगा या नॉलेज पे डिपेंड करेगा। तो लैंग्वेज को कंट्रोल करने से इन्होंने नॉलेज को कंट्रोल किया, नॉलेज के सोर्स को कंट्रोल किया, कौन सा नॉलेज वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है इसको कंट्रोल किया, और इसको कंट्रोल करने से आपके डिसीजन को कंट्रोल किया। अब आते हैं सत्ता की बात पर। मुझे लगता है सर वो एक काफी आज लंबी चर्चा हो रही है और मतलब फ्लो तो बना है। मुझे लगता है कि ये जरूरी बात है, आप अगर समापन कर सकें। मुझे लगता है अनदर ये क्योंकि बड़ी लंबी चर्चा का ही पार्ट है सर, एक आधे घंटे में समझना बड़ा मुश्किल है इसको। जी, आप सत्ता के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे थे सर। तो हम आ रहे थे कि भाषा का सत्ता से क्या संबंध है और क्यों एक भाषा को दूसरे ऊपर लादा जाता है। तो पावर का डेफिनेशन क्या है? योर एबिलिटी टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। और फ्रीडम का डेफिनेशन क्या है? योर एबिलिटी टू टेक डिसीजन फॉर योर सेल्फ। राइट। भाषा का के कंट्रोल से आपका फ्रीडम कंट्रोल होता है। फ्रीडम है योर एबिलिटी टू टेक डिसीजंस फॉर योरसेल्फ।
और पावर है योर एबिलिटी टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। तो पावर के, नॉलेज के कंट्रोल से डिसीजंस कंट्रोल होते हैं, डिसीजन के कंट्रोल से आप दूसरों की लाइफ डिसाइड करते हैं, आपके हाथ में पावर आता है। लैंग्वेज गिव्स यू पावर ओवर अदर्स, क्योंकि आपने लैंग्वेज के मैनिपुलेशन से क्या किया, दूसरे को बाहर कर दिया फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और जब भाषा पर उसका कंट्रोल नहीं है तो नॉलेज पर उसका कंट्रोल नहीं है, उसके निर्णय उसके नहीं है, आप उसके बिहाफ पर इसलिए निर्णय ले रहे हैं क्योंकि आप भाषाई रूप से मजबूत हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अंग्रेजों ने दुनिया पर शासन करना बंद नहीं किया है। अंग्रेजों का दुनिया पर शासन आज भी है, और किस रूप में है, सिर्फ अंग्रेजी भाषा के रूप में नहीं है। यह टेम्परामेंट की बात है। मैं बोलता हूं, जापान कारें बनाता है, अमेरिका कंप्यूटर बनाता है, दुनिया का कोई देश कुछ बनाता है, कोई देश कुछ बनाता है। इटली बहुत अच्छा पिज्जा बनाता है, फ्रांस बहुत अच्छी वाइन बनाता है। अंग्रेज क्या बनाते हैं? अंग्रेज सिर्फ एक चीज बनाते हैं, अंग्रेज बात बनाते हैं। और यह जो ताकत है भाषा पर, जो अंग्रेजों का कंट्रोल है, इसकी वजह से अंग्रेजों के पास दुनिया के का कोई संसाधन नहीं है। कोई ना नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ना मिलिट्री पावर है, ना इकोनॉमिक पावर है, कुछ भी नहीं है। लेकिन दुनिया की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सबसे अधिक आज भी प्रभावित करने की स्थिति में अंग्रेज या अंग्रेजी भाषा बोलने वाला समूह है, क्योंकि उन्होंने भाषा की इस ताकत को समझा है। और हम इसका प्रतिकार सिर्फ अंग्रेजी भाषा को हिंदी भाषा से रिप्लेस करके नहीं कर पाएंगे। हमें उनके उस टेम्परामेंट को समझना होगा, और वो जो टेम्परामेंट है वह यह है कि अंग्रेजी भाषा किस रूप में प्रयोग की जाती है, इसे समझना होगा। तो बहुत सामान्य अंतर है। हिंदी भाषा किस लिए प्रयोग की जाती है? अपने भाव व्यक्त करने के लिए। हम लोग भाव प्रधान लोग हैं। हम हिंदी में वह बोलते हैं जो हमारे दिल में विचार आते हैं। अंग्रेजी भाषा किस लिए प्रयोग की जाती है? अपना गोल अचीव करने के लिए। अंग्रेजी में जब कोई बात बोली जाती है, उसका एक डेफिनेट गोल होता है, और अगर आपकी बात को बोलने से आपका वह गोल अचीव होता है, तब आपको सही अंग्रेजी समझ में आई। आपने जो सोचा, जैसा महसूस किया, वैसा बोल दिया, तो हो सकता है आपकी वोकेबुलरी शशि थरूर से अच्छी हो, ठीक है, हो सकता है आपका ग्रामर फ्लॉलेस हो, लेकिन आपको अंग्रेजी नहीं आती, क्योंकि आपने वह नहीं बोला। भाषा में यह अंतर है संप्रेषण का, एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन। तो जब आप कम्युनिकेट कह रहे हैं सर जी, तो आप वह बात कहते हैं जो कहना आपका गोल है और जिससे आपका गोल अचीव होता है। और जब आप सिंपली एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तो आप वह बोलते हैं जो भी आपके दिल में आता है। तो यह जो अंतर है, यह निर्धारित करता है कि कौन सी भाषा रूल करेगी, कौन सी भाषा समाज पर प्रभावी होगी। तो हिंदी बोलने वालों को भी यह बात समझनी होगी कि सिर्फ हिंदी को अंग्रेजी को हिंदी से रिप्लेस कर देने से सत्ता नहीं मिल जाएगी। सत्ता मिलने के लिए यह वैचारिक ट्रांसफॉर्मेशन, बल्कि मैं कहूंगा मेटामॉर्फोसिस आवश्यक है। पर्पस भी जरूरी है, पर्पसफुल कम्युनिकेशन। पर्पसफुल। आपने बड़ी सही बात कही सर, और मैं बस इस बात के साथ समापन करना चाहूंगा आज की इस चर्चा का कि भाषा तो कोई सीख भी ले, वो एक्सेंट से ही चीजों को जज कर दिया जाता है कि किसकी बात सुनी जाएगी, किसकी नहीं। कोई अगर बिहारी एक्सेंट या हिंदी एक्सेंट से या यल यम बोल दे, तो उसको भले वो ज्ञान की बात कहे, वो कोई बढ़िया बात कहे, कोई बहुत अद्भुत बात कहे, उसका मैटर खत्म हो जाता है। और कई लोग एक अजीब से एक्सेंट से बोलते हैं तो उनकी बात सर्वोपरि होती। आपने बहुत सही कहा कि अंग्रेजों ने और कुछ नहीं बातें बनाई हैं, और अपन भाषा के दम पर आज भी वो पूरी दुनिया के देशों के निर्णय लेने में हस्तक्षेप करते हैं, देते कुछ नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज सर, आपने एक समय दिया हमें और एक अद्भुत बात बताई जिस पर लोगों का ध्यान कम जाता है, क्योंकि बड़े सबकॉन्शियसली वी कीप ऑन डूइंग दिस। और कई बार हम लोग अंग्रेजी जताने के लिए भी बोलते हैं कि हमको आती है, ताकि सामने वाला ये ना, क्योंकि अभी वही मानसिकता चल रही है कि ज्यादा हिंदी बोलो तो लोग कहेंगे अरे तुमको कुछ आता पता है नहीं। खैर, बट फिर
ये संघर्ष चलेगा, लंबा चलेगा। राजीव सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। मुझे लगता है कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर 1-2 बार बात और अन्य उपकरणों के साथ भी मुझे लगता है आवश्यक है करना। तो आपसे आग्रह रहेगा कि फिर कभी आप समय दें और अपने अन्य विचार भी हमारे साथ साझा करें। दर्शकों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारी बात कैसी लगी? सही लगी, ज़रूरी लगी? ये जानकारी कैसी लगी? आप कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएँ। यदि सही लगी तो आपके माध्यम से हमारे इस वीडियो को दूर तक पहुँचाने का प्रयास करें, क्योंकि आप लोग तो जानते ही ये सारी बातें आपके माध्यम से और भी दूर तक जाती हैं और लोग को भी पता चलता है। तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्रारब्ध। बाकी राजीव मिश्रा जी के वीडियोज़ थोड़ा-सा सर्च करके भी सुनेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा अन्य विषयों पर। वो विषय मोहम्मद से ज़रूर पढ़ें, अद्भुत किताब। राजीव सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। और इसी के साथ इस चर्चा का आज हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।